नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 6 का आपका जो चैप्टर है नंबर 4 मानचित्र, उसका अध्ययन जो है वो करेंगे। पिछले अध्याय में जैसे हमने पढ़ा ग्लोब के बारे में, पृथ्वी का जो छोटा प्रतिरूप था ग्लोब, उसके बारे में पढ़ा। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम संपूर्ण पृथ्वी का यानी ग्लोब का अध्ययन हम कम करते हैं, जब हम संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन जब हम करते हैं तो ग्लोब का अध्ययन हम करेंगे। अगर संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन हम नहीं करते, किसी क्षेत्र विशेष का ही अध्ययन अगर हमारे द्वारा जो है वो किया जाता है तो उस समय हमें ग्लोब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? लेकिन जब हम पृथ्वी केवल एक भाग, जैसे हम किसी का अध्ययन कर रहे हैं, पृथ्वी किसी एक भाग का, जैसे हम किसी देश का अध्ययन कर रहे हैं, अपने राज्य का अध्ययन कर रहे हैं, अपने गांव का अध्ययन कर रहे हैं या जिले का अध्ययन कर रहे हैं, तो उस समय हम क्या करेंगे? शहरों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी जो साबित नहीं होगा। ग्लोब तो संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, तो अगर हमें जैसे भारत का अध्ययन करना है तो भारत का अध्ययन हम करेंगे तो हमें क्या ग्लोब की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, हम ग्लोब से उतना अच्छी तरीके से अपने भारत देश के बारे में जो है नहीं अध्ययन कर पाएंगे। तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हम इसे स्थिति में मानचित्र का प्रयोग हम करते हैं। अब मानचित्र किसे कहते हैं? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र होगा। यानी हम अपने देश के बारे में, जैसे भारत के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें ग्लोब की आवश्यकता नहीं होगी, तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? मानचित्र की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? मानचित्र की। अब बात जाती है कि मानचित्र हम किसको कहेंगे? मानचित्र हम किसको कहेंगे? तो मानचित्र के बारे में हमें लिखना है कि मानचित्र हम किसे कहेंगे? पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह या पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग, इसके एक भाग पृथ्वी की सतह का या इस पृथ्वी की सतह का एक जो भाग है, भाग का पैमाने के माध्यम से, भाग का पैमाने के माध्यम से, भाग का पैमाने के माध्यम से, पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र। पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र, उसको हम क्या कहते हैं? मानचित्र। यानी पृथ्वी की जो सतह है उसका एक भाग जो है पैमाना मान लेते हैं। जिस तरह से हम मैथ के सवाल हल करते हैं उस समय हम मानते हैं कि माना इस वस्तु का मूल्य जो वो X रुपये है, तो उसी तरह से हम जो पृथ्वी की सतह या इसके किसी एक भाग का जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसके पैमाने का एक माध्यम जो है वो चपटी सतह पर मान करके एक पैमाना, और उसके बाद में चपटी सतह के ऊपर एक जो खींचा गया जो चित्र होगा उसको हम क्या कहते हैं? मानचित्र, उसको हम कहते हैं। फिर आगे हमारी मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। मानचित्र भी क्या है? हमारी आवश्यकता के अनुसार हम मानचित्रों में कुछ एक छोटी वस्तुओं को भी जो है दोहरा सकते हैं या उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ एक मानचित्र एक बड़ी किताब की तरह तथ्य होते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस जो है वो बन जाता है। अब आ जाता है कि एटलस, एक बुक आती है एटलस। एटलस, एटलस हम किसको कहते हैं? कि जब बहुत से मानचित्रों को, बहुत से मानचित्रों को एक किताब में, एक किताब एक बहुत से मानचित्रों को एक किताब के रूप में एकत्रित कर लेते हैं। एकत्रित या तथ्यात्मक, तथ्य जो है वो तथ्य संग्रहित कर लेते हैं। किताब में जिस तरह से पेज है तो कई मानचित्र जो हम इकट्ठे कर लेते हैं और एक किताब के रूप में उनको इकट्ठे करते हैं, तो उस समय उस जो बुक होगी उसको हम क्या कहते हैं? एटलस, हम उस बुक को कहते हैं। एटलस के विभिन्न प्रकार अलग अलग पैमानों में खींचे गए मापों पर आधारित होते हैं।
मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा में ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ जो है इस प्रकार होंगे। अब आ जाते हैं मानचित्रों के प्रकार। ग्लोब तो एक ही प्रकार का होता है, मानचित्र जो है वो कई प्रकार के होते हैं। अब दूसरा देखेंगे मानचित्र के प्रकार। मानचित्र के प्रकार, मानचित्र के प्रकार, मानचित्र के कुछ एक जो है वो प्रकार हैं। तो विभिन्न प्रकार, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा आपके भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र विभिन्न जो प्रकार हैं उनमें सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? भौतिक मानचित्र का अध्ययन करेंगे। भौतिक मानचित्र हम किसको कहेंगे? प्रकृति की, पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृतियां हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियां, महासागर है इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र कहते हैं। भौतिक मानचित्र हम किसको कहेंगे? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ, पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृतियाँ हैं कौन कौन सी है? जैसे पर्वत, पठार, मैदान, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि को दर्शाने के लिए दर्शाने वाले मानचित्र जो है, मानचित्रों को क्या कहा जाता है? भौतिक मानचित्र कहते हैं। उसको हम कहते हैं भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र किसे कहेंगे? जो पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृतियां हैं, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां कौन सी है? पर्वत है, पठार है, मैदानी भाग है, समुद्री इलाका है या महासागर है, उनको दर्शाने के लिए जिन मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र कहते हैं। अब आ जाता है राजनीतिक मानचित्र। दूसरा प्रकार कौन सा है? राजनीतिक मानचित्र का। ये तो था भौतिक मानचित्र, आकृतियों से संबंधित होगा, भौतिक आकृतियां प्राकृतिक रूप से प्राप्त। फिर आ जाता है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र हम किसको कहेंगे? राजनीतिक मानचित्र हम किसे मानेंगे? तो राजनीतिक मानचित्र में विभिन्न जो देश है, या जैसे अपना देश भारत है तो उसके विभिन्न जो राज्य है, नगर है, शहर है, गांव है, और विश्व के जो विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले जो मानचित्र होंगे उनको हम क्या कहेंगे? राजनीतिक मानचित्र कहेंगे। राजनीतिक मानचित्र में लिखेंगे राज्यों, जिलों, तहसीलों, गांवों व विश्व के प्रमुख विभिन्न देशों व राज्यों, विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों की सीमा का अंकन करने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। कौन से राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं? जो कि राज्यों, जिलों, तहसीलों, गांवों या विश्व के जो विभिन्न देश हैं
विभिन्न देशों, विभिन्न राज्यों की सीमाओं का जो अंकन करते हैं, जो मानचित्र, उसे हम क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र उनको कहा जाता है। कि किसी भी देश की स्थिति को बता रहे हैं कि जैसे अपना भारत देश है, भारत देश के जो विभिन्न राज्य हैं, 28 राज्यों के बारे में बता रहे हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बता रहे हैं। जैसे अपने राजस्थान का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान के 33 जिलों के बारे में पता चलता हो, तहसीलों के बारे में पता चलता हो, गाँव के बारे में पता चलता हो, वो वाला मानचित्र कौन सा होगा? राजनीतिक मानचित्र होगा। इसके बाद में आ जाता है थीमेटिक मानचित्र। इसके बाद में अगला आ जाता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र, पहले हमने पढ़ा भौतिक मानचित्र के बारे में, दूसरा हमने राजनीतिक मानचित्र के बारे में पढ़ा, तीसरा आ जाता है थीमेटिक मानचित्र। तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, यानी कुछ एक मानचित्र क्या करते हैं? विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे सड़क है, सड़क, वर्षा, वन, उद्योग के आदि को वितरण को दर्शाने वाले जो मानचित्र होंगे, इन मानचित्रों को हम क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र जो इनको कहा जाता है। तो लिखेंगे कि जिन मानचित्रों से सड़कों, वनों, औद्योगिक क्षेत्रों की विशेष जानकारी प्राप्त होती हैं, उन मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र उन मानचित्रों को कहा जाता है। यानी जिन मानचित्रों से विशेष प्रकार की अवस्थाओं, जैसे सड़क है, कोई विशेष प्रकार का राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, राज्य राजमार्ग है, इनका पता चलता हो। दूसरा, औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में पता चलता हो, सड़कों के बारे में पता चल रहा है, वन क्षेत्रों के बारे में पता चल रहा है, तो विशेष अवस्थाओं का पता चल रहा है, उनको हम क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण भी किया जाता है। अब आ जाते हैं मानचित्र के घटक। ये तो थे मानचित्र के प्रकार। मानचित्र के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार हैं मानचित्र के। पहला प्रकार कौन सा है? भौतिक मानचित्र का। दूसरे प्रकार की हम बात करेंगे तो राजनीतिक मानचित्र आ जाएगा, और तीसरा आ जाएगा थीमेटिक मानचित्र। अब आ जाते हैं मानचित्र के घटक। मानचित्र के घटक। मानचित्र के घटक कितने होते हैं? 3। पहला कौन सा है? दिशा। दूसरा घटक आ जाएगा दूरी, और तीसरा घटक आ जाएगा प्रतीक। 3 घटक है, दिशा, दूरी और प्रतीक। 3 घटक होंगे। मानचित्र एक आरेख होता है। मानचित्र क्या होता है? एक आरेख होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटे कागज के ऊपर पन्ने पर दर्शाया गया, या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचा जाता है। मानचित्र जो है वो क्या होगा? कि एक आरेख होगा। मानचित्र क्या है? एक आरेख है जो विश्व के किसी भी भाग का, एक छोटे से हिस्से का, एक छोटे से कागज के ऊपर या पेज के ऊपर जो उकेरा गया एक चित्र होगा। लेकिन इसमें सावधानी यह रखनी होगी कि छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव होगा जब कागज के ऊपर एक छोटी दूरी स्थल पर जो है कि क्या भी माना जाना चाहिए, इसमें दूरी जो है सही तरीके से जो है ज्ञान हो हमें दूरी का। फिर हम देखेंगे दिशा का। देखेंगे सबसे पहले कि मानचित्र जो है वो क्या है? एक आरेख है काल्पनिक। सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें? दिशा। जैसे ये मानचित्र जो है वो बढ़ रहा है, ये कौन सी दिशा आ जाएगी आपके? उत्तर। ये आ जाएगी दक्षिण दिशा, ये आ जाएगी पूर्व दिशा, और ये आ जाएगी पश्चिम दिशा। ये दिशा, इनके बाद में ये दिशा और हो जाएगी, ये वाले हिस्से और हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व हिस्सा। ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हिस्सा। ये कौन सा हो जाएगा? ये हिस्सा आपके उत्तर पश्चिम हिस्सा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम का हिस्सा हो जाएगा। यानी जब हम मानचित्र बना रहे हैं तो उसमें सब पहले क्या लगाएंगे? दिशा।
उत्तर में कौन से हिस्से आ रहे हैं, दक्षिण में कौन से हिस्से आ रहे हैं, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में और दक्षिण पश्चिम में। जैसे अपने भारत का है तो यहाँ पर उत्तरी हिस्सा कौन सा आ जाएगा अपने भारत में, हिमालय प्रदेश आता है ना, हिमालय। उत्तर और पश्चिम की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब आ जाएंगे। यहाँ पश्चिम में बात करेंगे तो कौन सा हिस्सा आ जाएगा, गुजरात का हिस्सा आ जाएगा ना। तो इसी तरह से जैसे जैसे दक्षिण की ओर हिस्सा जो है वो बढ़ता जाएगा तो दक्षिण के हिस्से जो है वो आ जाएंगे। तो इस तरह से देखेंगे पहले दिशा से। तो दिशा अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। अधिकतर तो में क्या होता है, ऊपर ऐसे जैसे मानचित्र देखेंगे ना, ऐसे ऊपर जो है एक तीर का निशान जो है वो बना रहता है। तीर के निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर जो है वो क्या लिखा होगा, ऐसे तीर बना करके अक्षर क्या लिखा जाता है, ऊ। ऊ का मतलब क्या है, उत्तर दिशा। ऊ का मतलब क्या है, उत्तर दिशा जो है उसका मतलब होगा। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में भी पता लगा सकते हैं। जैसे हमें पता है कि ऊपर क्या है, उत्तर है, ऊपर उत्तर है तो इसका मतलब क्या है, नीचे कौन सा हिस्सा रहेगा, दक्षिण का, और फिर इस हिस्से में रहेगा पूर्व का, और दूसरी साइड क्या आ जाएगी, पश्चिम साइड जो है वो आ जाएगी। आसानी से हम इसका जो है पता लगा सकते हैं। मुख्यतः प्रमुख दिशाएं कितनी होंगी, 4 ही होंगी। दक्षिण है, उत्तर है, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, 4 ही दिशाएं मुख्य है। इसके बाद में जो है वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं, यानी 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम जो है सबसे पहले दिखाए जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, दिग्बिंदु कहलाते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, 4 जो है बिंदु क्या होंगे, मुख्य होंगे। पश्चिम को दिखाया जाता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, दिखाया इन बिंदुओं को जाता है नक्शे के ऊपर, तो इनको क्या कहते हैं, दिग्बिंदु कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, दिग्बिंदु। कई बार प्रश्न आ जाता है कि दिग्बिंदु किसे कहते हैं, तो जिससे हमें किसका पता चलता है, 4 मुख्य दिशाओं का, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, ये क्या है, इसके दिग्बिंदु हैं। इसके बाद में जो अन्य जो बीच की जो 4 दिशाएं और आ जाएंगी, 4 और आ जाएंगी। ये क्या होगी, उत्तर पूर्व हो गया, ये क्या हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, ये क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, ये क्या हो गया, दक्षिण उत्तर पश्चिम, 4 ये बिंदु और आ जाएंगे। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का जो है पता लगाया जा सकता है। फिर आगे हम देखेंगे कि किसी का घर जैसे ढूंढ रहा है तो हमें बता दिया जाएगा कि ये घर जो है मुख्य रूप से इस हिस्से में आएगा, गांव के दक्षिण पश्चिम हिस्से में आएगा, या देश का जैसे गुजरात हमें राज्य ढूंढना है, क्या ढूंढना है, गुजरात हमें ढूंढना है, या हमें मान ले जाए राजस्थान ढूंढना है, यहाँ हम दक्षिण में हैं तो हमें बता दिया जाएगा कि उत्तर और पश्चिम का जो हिस्सा है वहाँ पर, बिल्कुल पश्चिम में नहीं, बिल्कुल उत्तर और पश्चिम में। तो हम यहाँ से जब चलेंगे तो ये तो पश्चिम आ गया, फिर हम यहाँ आ जाएंगे, यह आ जाता है उत्तर और पश्चिमी इलाका। उत्तर और पश्चिमी जो इलाका है वहाँ पर हमारा राज्य कौन सा पाया जाता है, राजस्थान। अब दूसरा जो इसका बिंदु है वो है आपके दूरी का। दिशा प्रमुख रूप से कितनी होंगी, 4 होंगी दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, और इनके साथ में 4 दिशाएं और कौन सी हो जाएगी, उत्तर और पूर्व हो जाएगी, दक्षिण और पूर्व हो जाएगी, दक्षिण और पश्चिम हो जाएंगी, उत्तर और पश्चिम हो जाएंगी। फिर आ जाता है दूरी। दूरी का हमें कैसे पता लगाना है, एक कागज़ है, कागज़ के ऊपर जैसे ही हम ये मानचित्र, जैसे ये कोरा जा रहा है मानचित्र, तो इसकी दूरी, ये तो नहीं होगा कि हम इतने से पर जो है ऐसे ऐसे करके कोड़ लेंगे चित्र को, नहीं। तो ये दूरी जो है, दूरी किस तरह से जो है मानचित्र के ऊपर बनाई जाएंगी। दूरी के लिए हम क्या करेंगे, एक स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करता है जब एक कागज एक छोटी दूरी और स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना जो है वो चुना जाता है, और वास्तविक दूरी तथा मानचित्र की दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए हमारे जो विद्यालय हैं अपने घर से लगभग मान लीजिए कि 10 किलोमीटर दूरी पर है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, उदाहरण के लिए विद्यालय कितना है, विद्यालय आपके घर से मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर है। विद्यालय की दूरी क्या है आपके घर से, विद्यालय जो है घर से कितनी दूरी पर है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तब 10 किलोमीटर की दूरी जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी को व्यक्त किया जाता है, यानी मानचित्र पर हम क्या मानेंगे, पैमाना क्या मानते हैं, मानचित्र के ऊपर 2 सेंटीमीटर जो है वो पैमाना मानते हैं। तो 2 सेंटीमीटर जब हम पैमाना मानेंगे तो मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल कितने किलोमीटर को दर्शाएगा, 1 जो सेंटीमीटर है वो दर्शाएगा 5,
और 2 कितना दर्शा देगा, बराबर हो जाएगा 10 किलोमीटर को दर्शा देगा। यानी सिर्फ 2 सेंटीमीटर की दूरी, इतनी सी दूरी, जैसे ये आपका घर हो गया और ये विद्यालय हो गया, ये विद्यालय है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर कितने बराबर हो जाएगा आपके 10 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितनी दूरी दर्शा रहा है 5 किलोमीटर की, और दूसरा 2 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर की दूरी दर्शा देगा 10 किलोमीटर की दूरी जो दर्शा देगा। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर पैमाने की जानकारी है, अगर हमें पैमाने की जानकारी है तो हम क्या कर सकते हैं, मानचित्र को बना सकते हैं और किसी भी 2 स्थानों की दूरी का पता लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमने देखा कि 1 सेंटीमीटर जो है 5 किलोमीटर है, यहाँ अगर 5 सेंटीमीटर आ जाता, 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाता 25 किलोमीटर कि पैमाना, जैसे कोई एक नक्शा और बना दिया गया, दूसरा गांव जो है 25 किलोमीटर दूरी के ऊपर आ रहा है और उसको दिखा दिया गया कि ये 5 सेंटीमीटर पर आएगा, तो हमें अनुमान लग जाएगा कि कितने किलोमीटर पर आएगा वह गांव 25 किलोमीटर पर आएगा। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर के बराबर कितना होगा, 5 होगा। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग में जैसे महाद्वीप या देश को कागज पर दिखाते हैं तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल में 500 किलोमीटर को दर्शाते हैं। इसे छोटे पैमाने वाले मानचित्र भी कहा जो है जाता है। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग में जैसे गांव या शहर को कागज पर दिखाया जाता है तब बड़े पैमाने का उपयोग जो करते हैं। बड़ी चीज़ों को दिखाएंगे तो किस पैमाने का प्रयोग करेंगे, छोटे का, और छोटे चीज़ों को जब दर्शाएंगे तब हम किसका प्रयोग करेंगे, बड़े पैमाने का। जैसा हमने 1 सेंटीमीटर जो था वो 5 किलोमीटर दर्शाया है और बड़े पैमाने का होगा या बड़ी चीज़ों को दिखाते हैं जैसे देश या महाद्वीप को दिखाएंगे तो हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर जो है 500 किलोमीटर जो है उसको दिखाएं, उस दूरी को जो है दर्शाया जाएगा। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने मानचित्र की अपेक्षा जो है अधिक जानकारी रखते हैं। फिर देख लेते हैं एक चित्र बना करके दूरी वाला चित्र हम किस तरह से बनाएंगे। जैसे ये हम एक चित्र जो है वो बना रहे हैं, हमने एक बॉक्स बना लिया जिसमें हमने यहाँ लगा दिए दुकानें आ गई, गांव का एक चित्र है, यहाँ आ गई दुकानें, यहाँ आ गया पीओ पोस्ट ऑफिस जो है वो आपके आ गया, इधर आ गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आ गया। ये वाली रोड जो है वो बच गई आपके सीधी। यहाँ किसी का जैसे ए व्यक्ति का घर है, यहाँ बी व्यक्ति का घर है, यहाँ सी व्यक्ति का घर है, और यहाँ पे जो है फलों उद्यान है, यानी फल के जो है पेड़ लगे हुए हैं इधर। यहाँ दे रखा है जैसे एग्जाम्पल में आपने बताया था विद्यालय, विद्यालय, और यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, खेल का मैदान जो है वो दिया हुआ है, और यहाँ ये एक पेड़ जो है वो लगा हुआ है। यहाँ मान लिया जाए एक पेड़ जो है वो लगा हुआ है। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि ये ए व्यक्ति है, इसका क्या है, ये घर है, और ये क्या है, विद्यालय। दोनों की दूरी कितनी है, जैसे मान लिया जाए 10 किलोमीटर जो है दोनों की दूरी है, तो हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर दर्शा देंगे। यहाँ जैसे मान लिया जाए कुआं है, ये हमने क्या बना लिया, एक मानचित्र जो है वो बना लिया। नक्शा जो है जिसको हम कहते हैं नक्शा बना लिया हमने कि ये बस्तियां हैं, यहाँ उद्यान लगा हुआ है या खेत है, यहाँ विद्यालय है, यहाँ खेल का मैदान है, यहाँ ये पेड़ लगा हुआ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पोस्ट ऑफिस, और ये गांव की दुकानें हैं। तो दूरी जैसे 1 सेंटीमीटर यानी पैमाना जैसे हमने माना, ये पैमाना जो है वो मानेंगे, यहाँ पर मीटर आ जाएगा, इधर जहाँ आ जाएगा 40, 30, 20 और 10 आ जाएगा। इधर आ जाएंगे आपके 50 मीटर, 50 मीटर। यहाँ आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 10 मीटर है। यानी यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, दूरी कितनी तय की हमने, 1 सेंटीमीटर की, लेकिन मीटर कितने चल गए, 10 मीटर जो है हम चल गए। इसी तरह से हम किलोमीटर का लगा लेते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं प्रतीक। तीसरा मानचित्र का घटक कौन सा आ जाएगा, प्रतीक। तीसरा आ जाएगा प्रतीक, कि किसी भी चीज को दर्शाने के लिए जो है मानचित्र का, किसी भी मानचित्र का वास्तविक आकार एवं एक प्रकार, विभिन्न आकृतियां जैसे भवन को दर्शाना है, या सड़क को, पुल को, वृक्षों को, रेलवे लाइन को, पटरियों को दर्शाना है, कुएं को दिखाना है, तो ऐसा जो है संभव नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं हम, वे निश्चित अक्षर
या जो है छाया, रंगों या चित्रों का प्रयोग जैसे कर लेते हैं। ये प्रतीक कम स्थानों में अधिक जानकारी जो प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा भी जा सकता है और इसका अध्ययन भी करना आसान हो जाता है। जैसे हम एक जो है प्रतीक चिन्हों वाला एक मानचित्र देखेंगे। जैसे ये एक बॉक्स जो है हमने बना लिया, ये बॉक्स हमने बनाया है जिसमें हमें लिखना है कि कुछ एक रूढ़ चिन्ह जो है यहाँ पर हम लिखेंगे। रूढ़ चिन्ह है, हम यहाँ पर कुछ एक खींचेंगे। सबसे पहले जैसे रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन है, तो इसे प्रतीक में क्या करेंगे, प्रतीक में इस तरह से लगा देंगे। भाई काला हिस्सा है ये लगा दिया हमने। सिंगल रोड है ये वाली है, ये वाली चीज़ें जो है वह स्टेशन है तो यहाँ पर ये लगा दिया। तो ये जैसे पटरियों के निशान, इसका मतलब क्या है, आगे जाएंगे तो क्या होगी, रेलवे लाइन जो है मिलेंगी। अब आ जाता है सड़कें। सड़कें दिखा रहे हैं, सड़कें तो कई प्रकार की होगी, कच्ची सड़क होगी, पक्की सड़क होगी, राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। सड़कें दिखाएंगे पक्की, दूसरी है कच्ची सड़क है। तो पक्की सड़क तो हम इस तरह से दिखा देंगे सीधा, और कच्ची सड़क को किस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से। ये इंटे इंटे, तो ये कच्ची सड़क हो गई, ये कौन सी सड़क हो गई, पक्की सड़क हो गई। फिर है सीमा के बारे में। सीमा भी एक तो होगी राष्ट्रीय, एक सीमा हो जाएगी आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, और दूसरी क्या हो जाएगी, राज्य की और जिले की सीमा हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसको हम किस तरह से दोहराएंगे, ऐसी एक लाइन, फिर बीच में ये डॉट, फिर ये लाइन, बीच में ये डॉट। फिर अगर राज्य की सीमाएं हैं तो हम कैसे दोहराएंगे, ये लाइन थोड़ी छोटी हो जाएगी ऐसे, और फिर जिले की है वो इस तरह से दोहरा देंगे। यानी ये वाली सड़क आ रही हैं तो इसका मतलब क्या है, ये जिला सड़कें हैं, ये राज्य सड़क है, और ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। फिर नदी, कुआं और तालाब। फिर जैसे हमें दर्शाना है किसको, नदी, कुआं और तालाब को दर्शाना है। तालाब को दर्शाना है। नदी को किस तरह से दर्शाएंगे, इस तरह से दर्शाएंगे। कुएं को ऐसे दर्शा दिया, बिल्कुल गोल जो है निशान हो गया आपके। फिर जो है तालाब को किस तरह से दर्शाएंगे, तालाब को इस तरह से दर्शा दिया। अब जैसे मान लीजिए नहर को दर्शाना है तो नहर को हम किस तरह से दर्शाएंगे, इसके जैसे जो है नहर को दर्शाया जाएगा। फिर कोई पुल है तो पुल को हम किस तरह से दर्शाएंगे, जैसे रोड क्रॉस जब हम करते हैं तो रोड क्रॉस की जगह जो इस तरह का आएगा निशान, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, पुल है, ये क्या है, नहर है, और ये क्या है, तालाब है, ये क्या है, कुआं है, और ये क्या है, नहर है। ये है नदी, आपके नदी। प्रतीक चिन्ह से पता चल गया ना, ऐसा निशान, इसका मतलब नदी आने वाली है। डॉट का निशान है, ऐसे कुआं है, तालाब है। वैसे ही स्कूल अगर जा रहे हैं, स्कूल आगे आने वाला है तो दो बच्चों का चित्र जो है वो दिया होगा और उनके पास से बैग होगा। बेड का जब चित्र दिया होगा इसका मतलब क्या, आगे हॉस्पिटल है, या प्लस का जैसे निशान दिया गया है मतलब क्या है, हॉस्पिटल है। पी का निशान दिया गया है तो इसका मतलब क्या होगा कि पार्किंग है आगे, शहरों की बात हो। फिर आगे आ जाती है बात, ये प्रतीक चिन्ह हो गए। इसके बाद अन्य जो प्रतीक चिन्ह होंगे, पोस्ट ऑफिस, आगे पोस्ट ऑफिस है तो PO का निशान होगा पोस्ट ऑफिस के लिए। पोस्ट और टेलीग्राम है, पोस्ट व टेलीग्राम है, पोस्ट व टेलीग्राम है तो पोस्ट व टेलीग्राम को किससे दोहराएंगे, PTRO से दोहराएंगे। और पुलिस स्टेशन है कि आगे पुलिस स्टेशन है तो पुलिस स्टेशन को प्रतीक के चिन्ह के रूप में कैसे दोहराएंगे, PRS से जो है उसको दोहराया जाएगा। फिर आ जाते हैं पेड़ों को किस तरह से दोहराएंगे, पेड़ है, घास के मैदान थोड़े छोटे हो जाएंगे, इसी तरह से बस्तियों के निशान हो जाएंगे। इसी तरह से क्या हो जाएगा, किसी भी मानचित्र के ऊपर हम किसका निशान दोहरा सकते हैं, कब्रिस्तान का। तो आसानी से जो है हम किसी भी मानचित्र को जब हम खींचेंगे तो मानचित्र होंगे कितने प्रकार के, मानचित्र जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के। भौतिक मानचित्र हो गया, राजनीतिक मानचित्र हो गया और थीमेटिक मानचित्र हो गया। इसके बाद में मानचित्र के जो घटक होंगे वो कौन से होंगे, दिशा, दूरी और प्रतीक चिन्ह जो है इसके घटक हो जाएंगे। इसके बाद में हम आगे देखेंगे, इसके कुछ एक प्रश्न देखेंगे, कुछ एक प्रश्न जिनमें हम सबसे पहला
तो अब गृह कार्य जो है आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। मानचित्र वाला, मानचित्र के प्रकार हमने पढ़ लिए, फिर हमने प्रतीक घटकों के बारे में भी मानचित्र के पढ़ा है। अब आ जाएगा आपका गृह कार्य। गृह कार्य प्रश्न नंबर 1 क्या आ जाएगा? मानचित्र किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 1 है मानचित्र किसे कहते हैं? मानचित्र किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2 आ जाएगा थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र जो वो कौन से होंगे? प्रश्न नंबर आ जाएगा 3 आपके भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? कौन कौन से जो ऐसे स्थान होंगे जिसको, जो प्राकृतिक रूप से ऐसे स्थान जैसे पर्वत, पठार, मैदानी भाग, उसको हम क्या कहते हैं? जो मानचित्र होगा उसको कहेंगे भौतिक मानचित्र। अब आगे लगाना है प्रतीक चिन्ह बताने हैं आपको। प्रतीक चिन्ह बताने हैं पोस्ट ऑफिस का, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, नदी और तालाब का। यानी प्रतीक चिन्ह हैं बताने हैं किसके? पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, नदी, तालाब आदि के। क्या बताने हैं? प्रतीक चिन्ह है, यानी प्रतीक चिन्ह बताने हैं। प्रतीक चिन्ह बताने कि हम किस तरह से जो है इनको प्रतीक के माध्यम से इनका अध्ययन जो वो करेंगे या कैसे इनको दर्शाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।